हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड राजस्थान जीके, जिसके अंदर हमारा आज राजस्थान दिन की बुक चल रही है। और हमारा आज अध्याय है 6, जो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। 6 अध्याय जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान को भौतिक आधार पर 4 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। जो है राजस्थान का 4 भौतिक विभाग कौन कौन से हैं? तो 4 हैं, वो हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं। इन 4 भागों के अंदर राजस्थान को विभाजित किया है। और संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और संपूर्ण जो राजस्थान में जनसंख्या है वो हैं 6,85,48,437। आपको ऐसे याद रखना है, जैसे 685, 484, 37, 685, 484, 37, ऐसे याद रखोगे आसानी से याद आ जाएगी। तो चलिए अब राजस्थान को जो 4 भौतिक प्रदेश हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अंदर जो मरुस्थल है फैला हुआ, जो ये इसके अंदर कुल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, इसका 61.11% जो क्षेत्रफल है वो मरुस्थलीय क्षेत्रफल के अंदर आता है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% यहाँ पर बसे हुए हैं। इसके बाद देखते हैं राजस्थान का मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो क्षेत्रफल राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का 9% है। और यहाँ पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद जो थर्ड भौतिक प्रदेश है उसको देख लेते हैं, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं। और ये राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल फैला हुआ है। और यहाँ पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देखते हैं राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। और यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है और क्षेत्रफल 6.89% है। तो चलिए इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, इनको हम एक सारणी पर देख इनको समझ लेते हैं, सारणी बनाकर समझते हैं। ये है हमारी सारणी और इसके थ्रू देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान का, कौन कौन से भौतिक प्रदेश है उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश है ये किसके अवशेष रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कितना क्षेत्रफल है और भारत के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है, इन सब के बारे में हम इसमें अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो किसका अवशेष है? ये राजस्थान का 33 सागर था उसका अवशेष माना जाता है। और यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती हैं। और ये संपूर्ण राजस्थान के जो क्षेत्रफल है उसका 61.11% क्षेत्रफल फैला हुआ है। और भारत के जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका अवशेष है। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये अरावली है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है, अवशेष हैं। और यहाँ पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती हैं और 9% इसका क्षेत्रफल आता है। और ये प्रायद्वीप जो पठार है इसका भाग है। भारत के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो प्रायद्वीप पठार से संबंधित है। उसके बाद देख लेते हैं दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये फिर से 33 सागर का अवशेष है और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती हैं और संपूर्ण क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल ये पूरे मैदानी प्रदेश के अंदर आता है और भारत के उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश देख लेते हैं, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। और यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है और 6.89% यहाँ का क्षेत्रफल है। और ये गोंडवाना लैंड नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही
पठार से ही संबंधित है। भारत के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो प्रादीपीय पठार से संबंधित है। वापिस ये थोड़ा सा गलत दिख दिया, यहाँ पर प्रादीपीय पठार होगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। उसके बाद देख लेते हैं राजस्थान का जो उत्तर का जो उत्तर पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला जो भाग लेते हैं हम। जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। चलो इसको हम एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले ले लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। ये है राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये यहाँ से लेकर के ये अरावली से इधर का ये सारा घर, ये भाग इसके अंदर आ जाएगा। यह आ जाएगा राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आएगा। और ये फिर दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो ये जो देखा है, ये राजस्थान को शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और ये यहाँ पर ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये इधर होगा, ये जो है ये इस साइड होगा। ये जो क्षेत्र है पूरा पूरा इसमें आएगा। जो अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके अंदर दो भागों अंदर विभाजित किया जाता है। इसके बाद ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पे एक नंबर ये हो जाएगा और दो नंबर ये हो जाएगा। तो ये कौन कौन से हैं? तो ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। एक तो हो जाएगा, इसके दो भाग है, ये हैं, एक है बालू का स्तूप प्रदेश और दूसरा हो जाएगा ये वाला, दूसरा हो जाएगा ये हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और इसके बाद जो अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है इधर वाला पूरा पूरा, इसको भी चार भागों अंदर विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? गगर बेसिन है, उसके बाद शेखावटी बेसिन है, उसके बाद नागौरी उच्च भूमि है, उसके बाद गोंडवाना लैंड है। तो इसको चार भागों अंदर विभाजित किया गया है और शुष्क प्रदेश को दो भागों अंदर विभाजित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इनको हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब मैप पे चलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके बारे में। इसको दो भागों में अंदर विभाजित किया गया था। कौन कौन से? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके अंदर विभाजित किए गए हैं। जो शुष्क और अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको अंदर विभाजित करने वाली समवर्षीय रेखा कौन सी है? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा है। ये जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों अंदर विभाजित करती है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान की जो 50 सेंटीमीटर जो समवर्षीय रेखा है, ये राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती हैं। कौन सी समवर्षीय रेखा? 50 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा। उसके बाद हम देख लेते हैं सबसे पहले राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके अंदर दो भागों के अंदर विभाजित किया था। उसका पहला भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी हमने दो भागों के अंदर विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप प्रदेश है, ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके 58% भाग पर फैला हुआ है। और जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके 41.50% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो इसका आगे देख लेते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं जो बालू का स्तूप प्रदेश है, इसके बारे में देखते हैं। बालू का स्तूप प्रदेश, बालू का स्तूप क्या होता है? बालू का स्तूप यानी रेत का जो टीला होता है, उसे क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप बोलते हैं। जिसे जो होता है रेत का टीला, साहित्य के अंदर इसको क्या बोला जाता था? साहित्य के अंदर इसको दोहरे बोले जाते था। यानी अगर कोई साहित्यिक रचना हुई है, उनको जो बालू का स्तूप है, इनको दोहरे बोला गया है। और स्थानीय जो भाषा है, इसके अंदर इनको दरियन बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन से स्तूप पाए जाते हैं। इसके अंदर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इनमें से कोई 3 बालू का स्तूप के बारे में नाम दे दीजिएगा और एक जो कोई और नाम देकर आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बालू का स्तूप नहीं है। तो ये जो बालू का स्तूप है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बालू का स्तूप कौन कौन से हैं। तो अनुदेरी जो बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है,
बरखान बालू का स्तूप है, परवलिक बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, बरखान बालू का स्तूप है, नबखा बालू का स्तूप है, उर्मिका या रिम्पल बालू का स्तूप, सब्रकाफीज बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप और तारानुमा बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप के प्रकार हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का मतलब हो गया जहाँ पर बालू का स्तूप या दोहरे रेत के टीले ये नहीं पाए जाते हैं, ये लिखा हुआ है, जहाँ पर रेत के टीले नहीं पाए जाते यहाँ पर, या फिर उनका विस्तार नहीं होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी ये क्षेत्र कौन कौन से हैं, जहाँ पर जैसे फलोदी, पोखरण और बालोतरा के जो मध्य का जो क्षेत्र है, मध्य का जो क्षेत्र है, यानी ये बेल्ट बनता है एक, ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा फलोदी, और यहाँ पर आ जाएगा पोखरण, यहाँ पर आ जाएगा बालोतरा। ये इसके जो मध्य का जो क्षेत्र है ये पथरीला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बोला जाता है। यानी एक ये चट्टानी संरचना है जो किस काल की है, तृतीय काल की चट्टानें हैं, यानी टर्सरी युग की चट्टानें को बोल सकते हैं जिसको। और इसी चट्टानों के अंदर हमें पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन की अधिकता पाई जाती है। यानी जीवाश्म ईंधन और पेट्रोलियम ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो तृतीय काल की चट्टानें या फिर टर्सरी युग की जो चट्टानें यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं लाठी श्री क्षेत्र। लाठी श्री क्षेत्र ये क्या है, तो लाठी श्री जो क्षेत्र है ये एक भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी है, भूगर्भीय जो मीठे जल की पट्टी है। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये जैसलमेर के अंदर पाई जाती हैं, जो पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक जो क्षेत्र है वहाँ पर फैली हुई जो जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है। और जैसलमेर के अंदर ही कौन सा पाई जाता है, आकुलवुड फॉसिल पार्क है, ये कहाँ पर पाई जाता है, तो ये जैसलमेर के अंदर ही पाई जाता है, जो 18 करोड़ वर्ष पुराना जो काष्ठ का अवशेष प्राप्त हुआ है जहाँ से। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1800 करोड़ वर्ष पुराना काष्ठ का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आकलवुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए हैं जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखने लायक है, ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है इसको। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था उसको हमने दो भागों के अंदर विभाजित किया था, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश उसको हमने दो भागों के अंदर विभाजित किया था, एक हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा हो गया बालू का स्तूप प्रदेश। तो उनको हमने बढ़ाया। अब हम ये पढ़ते हैं अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसके बारे में। अशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको हम चार भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से चार भाग, तो घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन या शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और कोडवाड़ बेसिन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोडवाड़ बेसिन को जो लूणी नदी बेसिन भी बोलते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। घग्गर बेसिन है ये हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है इसमें जो फैला हुआ जो क्षेत्र है इसको भी क्या बोलते हैं, घग्गर बेसिन बोलते हैं। और घग्गर बेसिन को ही धान का कटोरा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में धान उत्पन्न होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं शेखावटी बेसिन सेकंड। शेखावटी बेसिन है इसके अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, तो इसके अंदर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना, कुचामन जो नागौर से अलग हुआ है इसका कुछ भाग आता है, यानी उत्तरी भाग इसके अंदर शामिल किया जाता है शेखावटी बेसिन के अंदर। ये जो है शेखावटी बेसिन ये अंत्य प्रवाह प्रदेश कहलाता है। और शेखावटी प्रदेश के अंदर जो कच्चे कुएँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें जोहड़ बोला जाता है। और जो कच्चे कुएँ हैं जोहड़, इनका जो बहुत अधिक जो गहरा भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उन्हें चोम भी बोला जाता है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर जो शेखावटी प्रदेश है यहाँ पर जो घास की भूमि है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बीड बोला जाता है। और जो नमकीन क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, रेन बोला जाता है। और रेन बोला जाता है। और ये कौन कौन से हैं रेन यानी नमकीन क्षेत्र, तो ये ताल छापर, यहाँ पर ताल छापर अभ्यारण्य भी स्थित है जो सुजानगढ़ के अंदर आता है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर आता है।
और पड़ियारा ये भी यानी खारे जल का क्षेत्र है जो चूरू के अंदर आता है। उसके बाद वो देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नागौरी उच्चभूमि। कौन सी? नागौरी उच्चभूमि, जो थर्ड भाग है। यहाँ पर फ्लोराइड की जो समस्या है वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। फ्लोराइड की समस्या किस क्षेत्र के अंदर? नागौरी उच्चभूमि के अंदर। जिससे कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है, जिससे हड्डियों के अंदर टेढ़ापन आ जाता है। हड्डियों के अंदर क्या होता है? फ्लोरोसिस रोग से हड्डियों के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, जिसके कारण हम इसे बाका पट्टी, कुबड़ पट्टी या हाथ बेल्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ बेसिन, ये लूणी बेसिन का क्षेत्र है। और इसके अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो इसके अंदर हैं पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, सांचौर, ये सारे जो क्षेत्र हैं यानी जिले हैं ये इसके अंदर सम्मिलित होते हैं गोडवाड़ बेसिन के अंदर, जो लूणी बेसिन का क्षेत्र है। और इसके अंदर जो हैं ये डेगाना, डीडाना, कुचामन, ये इसके अंदर कुछ जिले सम्मिलित होती हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, राजस्थान का सेकंड भौतिक प्रदेश। पहला देखा है हमने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसके अंदर जो सेकंड है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसको हम थोड़ा सा मैप के अंदर देख लेते हैं। ये जो हमारा फैला हुआ क्षेत्र है ये यहाँ से लेकर के ये अरावली है, इसके मध्य का जो क्षेत्र है सेकंड भौतिक प्रदेश हो जाएगा अरावली। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब अरावली के बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं, सेकंड भौतिक प्रदेश राजस्थान का। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अरावली के बारे में। अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं, ये सबसे प्राचीन वलित पर्वत, घर्षित पर्वत, अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में आता है। यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतमाला है, ये बहुत ही प्राचीन है और ये वलित पर्वतमाला है। घर्षित पर्वतमाला है यानी कि ये घिसती जा रही है, क्योंकि पहले इसकी जो ऊंचाई है वो 2000 किलोमीटर से भी अधिक हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर ये 930 किलोमीटर के आसपास रह गई है। और ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, यानी कि ये कटी फटी पर्वतमाला है, जिस कारण इसे अवशिष्ट पर्वतमाला भी बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली प्राचीन पर्वत वलित पर्वत है, जिसके कारण और इसके समकालीन है ये अमेरिका का अपलेशियन पर्वत इसके समकालीन है। यानी कि जिस टाइम अरावली का निर्माण हुआ था उसी टाइम जो अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है इसका निर्माण हुआ था। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पर्वत निर्माण के काल कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इनसे, पर्वत निर्माण के काल से संबंधित है, यानी कि अरावली किस पर्वत काल निर्माण से संबंधित है? तो जो प्री कैम्ब्रियन युग था इससे हमारी अरावली संबंधित है। यानी ये प्राचीन जो पर्वतमाला है ये सारी की सारी किससे संबंधित हो जाएगी? प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित हो जाएगी। इसके बाद कौन सा युग आया था? तो इसके बाद आया था कैलिडोनियन युग, और कैलिडोनियन युग के बाद हर्सियन युग आया था, और उसके बाद आया था अपलाइन युग, जो पर्वत निर्माण से संबंधित है। अपलाइन युग है ये नवीन पर्वत से संबंधित है, यानी वलित पर्वतों से संबंधित है। और अपलाइन युग का हमारे भारत के अंदर कौन सा हो जाएगा? तो जो महान हिमालय हैं पर्वतमाला ये किस युग से संबंधित हैं? तो अपलाइन युग से संबंधित हैं। उसके बाद देख लेते हैं अरावली है, अरावली का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो अरब सागर को अरावली का पिता या जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली का जो मूल बोल सकते हैं, जड़ बोल सकते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर के अंदर स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं। अरावली ये अरब सागर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली की रायसीना हिल्स तक फैली हुई जो पर्वतमाला है, यानी आंशिक रूप से अरब सागर में फैली हुई है। मूल रूप से ये गुजरात में जो पालनपुर है यहाँ से लेकर के दिल्ली की जो रायसीना की जो पहाड़ियाँ यहाँ तक फैली हुई हैं। मूल रूप से गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई हैं। आंशिक रूप से कुछ क्षेत्र हैं जो अरब सागर के अंदर फैला हुआ है।
तो ये राजस्थान के जिले आ जाएंगे, राज्य आ जाएंगे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। जो राजस्थान के अंदर कितनी है इसकी लंबाई? तो 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली की जो औसत ऊंचाई है वर्तमान के अंदर 930 किलोमीटर रह गई है, लेकिन ये पहले जब अरावली का निर्माण हुआ था ये 2000 किलोमीटर से भी अधिक हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर ये 930 किलोमीटर रह गई हैं। अरावली का विस्तार ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अरावली का विस्तार किस दिशा के अंदर है? यानी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से, यानी या दक्षिण पश्चिमी भाग से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। और इसी क्रम के अंदर दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्वी की ओर ही इसी क्रम में अरावली की ऊंचाई व चौड़ाई में भी क्रम से कमी आती जाती है। यानी ऊंचाई के अंदर भी धीरे धीरे कमी आएगी और चौड़ाई के अंदर भी इसकी कमी आएगी। यानी कि ये इस प्रकार है, जैसे कि ये अरावली है और इधर इसकी चौड़ाई में कमी आ गई, और इधर का जो क्षेत्र है इधर वाले ये ऊंचाई के अंदर भी अधिक है। तो ये आपके लिए थोड़ा ध्यान में रखना लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली अरावली एक महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। यानी महान जल विभाजक रेखा, यानी अरावली से विभिन्न प्रकार के जो नदियाँ निकलती हैं या वर्षा होती है वो उसके अंदर भी अरावली का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद देख लेते हैं अरावली खनिज संपदा में संपन्न प्रदेश है। अरावली है ये खनिज संपदा के अंदर संपन्न प्रदेश है। अरावली में ये अरावली की विशेषता हो जाएगी, ये सारी अरावली की जो विशेषता है उसके अंदर आएगी। यानी अरावली में वन या वन्य जीव से संपन्न प्रदेश है। अरावली ये राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम है। यानी संपूर्ण राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनका उद्गम नहीं है यहाँ से, ये अधिकांश जो नदियाँ हैं वो अरावली से निकलती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अरावली ये राजस्थान के अंदर मानसून या जलवायु को प्रभावित करती हैं। क्यों करती हैं? तो क्योंकि अरावली से टकरा करके मानसून या जलवायु वहाँ पर ही वर्षा करते हैं, इसी कारण ये मानसून या जलवायु के अंदर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान में खनिजों का अजायब घर बोला जाता है। अरावली है ये राजस्थान के अंदर खनिजों का अजायब घर बोला जाता है, क्योंकि अरावली के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज विद्यमान है। उसके बाद देखते हैं राजस्थान में अरावली की जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरावली की महत्वपूर्ण चोटियाँ, इनके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन सी चोटी कहाँ किस किस जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर छोटी सी ट्रिकें बनाई हुई हैं जिससे आपको अरावली की जो चोटियाँ हैं इनको आसानी से याद रखा जा सकते हैं। यानी कि जो पहली ट्रिक है ये है गुरु से दिल लगाकर आशा जरा कम ही सही। यानी आपको याद करना है कि गुरु से दिल लगाकर जरा आशा कम ही सही। इससे आपको याद हो जाएगा। जैसे गुरु सीख रहे हैं, गुरु से गुरु सीख हो जाएगी। शेर से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, और आशा से अचलगढ़, और कम से कुंभलगढ़, ये आपको याद रखना है। और ये जो गुरु शिखर है वो सिरोही के अंदर स्थित है। गुरु शिखर है कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है, जो 1722 किलोमीटर ऊंची है। और ये शेर है ये कहाँ पर स्थित है? जो सिरोही के अंदर स्थित है और 1597 किलोमीटर ऊंची है। दिलवाड़ा है ये कहाँ पर है? तो सिरोही के अंदर स्थित है और 1442 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी। जरगा है ये उदयपुर के अंदर स्थित है और 1431 किलोमीटर ऊंची है। अचलगढ़ है ये 1380 किलोमीटर ऊंची है जो सिरोही के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ है जो राजसमंद के अंदर स्थित है और 1224 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ये महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं, आपको याद रखना है इनको। उसके बाद जो सेकंड ट्रिक है ये है जे रघु मान लो सम ऋषि की। जे रघु मान लो सम ऋषि की। ये आपको याद रखना है। यानी जे से हो जाएगा जय राजगढ़ या जय राज, और रघु से हो जाएगा रघुनाथगढ़, और मान से हो जाएगा मालखेत, और लो से हो जाएगा लोहागढ़, सम से हो जाएगा संबारिया, और ऋषि से हो जाएगा ऋषिकेश। तो ये जो जयगढ़ है
ये जे राजगढ़ है, ये जे राज है, ये 1090 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। 90 मीटर, 1000 ये मीटर के अंदर है, किलोमीटर इसके अंदर नहीं है। ये जो मैंने जितनी भी बताई हैं ये मीटर के अंदर है। तो जे राज है ये 1090 मीटर ऊंचाई है इसकी, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। रघुनाथगढ़ है, इसकी 1055 मीटर ऊंचाई है और ये सीकर के अंदर स्थित है। माल कहते हैं, ये इसकी 1052 मीटर ऊंचाई है और यह सीकर के अंदर स्थित है। लोहागढ़ है, ये 1052 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नीम का थाना के अंदर स्थित है। वर्तमान के अंदर पहली है झुंझुनू के अंदर स्थित थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको लोहागढ़ है इसको बारे में। संबारियाँ ये 1034 मीटर ऊंची है और ये उदयपुर के अंदर स्थित है। ऋषिकेश है, अच्छी क्वेश्चन बनता है ऋषिकेश से, ध्यान में रखना है, जो उदयपुर और सिरोही की सीमा पर स्थित है। यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन में उदयपुर पे ऑप्शन आ सकता है और सिरोही भी आ सकता है, दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। जो 1017 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद सेकंड ट्रिक, थर्ड ट्रिक थोड़ी सी देख लेते हैं। ये हैं कमल का भोजन। कमल का भोजन सुंदा पर्वत पर सजन टोड खागे खागे खागे। यह आपको याद रखना है, कमल का भोजन सुंदा पर्वत सजन टोड खागे खागे खागे, आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छी ट्रिक है ये भी। उसके बाद देख लेते हैं कमल, कमल से हो जाएगा कमलनाथ, भोज से हो जाएगा भोजन से हो जाएगा भोजगढ़, सुंदा तो सुंदा से हो जाएगा सुंदा पर्वत से हो जाएगा सुंदा, सजन से हो जाएगा सजनगढ़, टोड से हो जाएगा टोडगढ़, खा से आ जाएगा खो। तो ये हैं इसके अंदर जो कमल है, ये कमलनाथ है, ये 1001 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी और ये उदयपुर के अंदर स्थित है। भोजगढ़ है, ये नीम का थाना, जो सीकर और झुंझुनू से अलग होकर बना है नीम का थाना, इसके अंदर स्थित है भोजगढ़, जो 997 मीटर ऊंची है। सुंदा पर्वत है, ये जालौर के अंदर स्थित है, जो 989 मीटर ऊंची है। सज्जनगढ़ है, ये 938 मीटर ऊंची है और उदयपुर के अंदर स्थित है सज्जनगढ़। टोडगढ़ ये ब्यावर के अंदर स्थित है, 933 मीटर ऊंची। खो है, ये जयपुर, ये कोटपुतली बेरोड जो जयपुर से अलग हुआ है, कोटपुतली बेरोड के अंदर रहेगी ये खो, इसके अंदर स्थित है, 920 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपको याद रखनी है चोटियाँ, तो इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख पठार। राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रमुख पठार स्थित हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाकर। भाकर क्या है, तो सिरोही के अंदर जो तीव्र ढालनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भाकर बोलते हैं। बोराट का जो पठार है ये कहाँ पर स्थित है, बोराट का पठार सिरोही और उदयपुर के मध्य का जो क्षेत्र है, मध्य स्थित जो पठार है उसको बोलते हैं बोराट का पठार। गिरवा क्या है, तो गिरवा जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं उदयपुर के अंदर जो स्थित हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, इनको क्या बोलते हैं, गिरवा बोलते हैं। 10 शहरों, ये भी उदयपुर के अंदर स्थित हैं। जो जरगा और रागा के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, 10 शहरों बोलते हैं। जरगा और रागा के मध्य जो हरा भरा रहने वाला जो क्षेत्र है उदयपुर के अंदर स्थित है, जिसे 10 शहरों बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं बोराट का पठार, जो गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य फैला हुआ क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, बोराट का पठार बोलते हैं। ऊपरमाल का पठार या बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य फैला हुआ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। जो बिजोलिया से लेकर के भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है पठार है, इसको बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लसाड़िया का पठार, जो कहाँ पर स्थित है, सेलुम्बर के अंदर स्थित है। लसाड़िया का पठार जो सेलुम्बर के अंदर स्थित है। जो जैसमंद झील के पूर्व में कट्टा फटा जो पठारी भाग है उसको हम बोलते हैं लसाड़िया का पठार। उसके बाद ये छप्पन का मैदान है, ये प्रतापगढ़ अंदर स्थित है। मेवल, ये मेवल प्रदेश या मेवल क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो क्षेत्र है, मध्य का जो क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेवल क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार यानी उड़िया का पठार है, ये सिरोही के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो,
जैसे उड़िया यानी उड़ करके सबसे अधिक ऊंचाई पर जाकर बैठना, वो पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा उड़िया का पठार, जो उड़ करके राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार बना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आबू का पठार। ये भी आबू का पठार है, ये सिरोही के अंदर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। इसके बाद देखते हैं मेसा का पठार, जिस पर चित्तौड़गढ़ स्थित है, और ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के पठार पर स्थित है और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। उसके बाद देखते हैं मान दशहरा का पठार, ये भी कहाँ पर स्थित है? मान दशहरा, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद देखते हैं कंसुआ का पठार, कंसुआ का पठार है ये कोटा के अंदर स्थित है। उसके बाद आगे देख लेते हैं छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? छप्पन की पहाड़ियाँ हैं ये बालोतरा के अंदर स्थित हैं। बालोतरा जो वर्तमान के अंदर जिला है उसके अंदर छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। त्रिकुट की पहाड़ी हैं, त्रिकुट पहाड़ी ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जैसलमेर के अंदर स्थित हैं त्रिकुट पहाड़ी, जिस पर जैसलमेर का जो किला है ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। और उसके बाद देखते हैं त्रिकुट पर्वत, ये कहाँ पर स्थित है? करौली के अंदर स्थित हैं। करौली का जो कैला देवी का मंदिर है ये त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं जो अब हम राजस्थान का थर्ड जो भौतिक प्रदेश हैं उसको देखते हैं। थर्ड भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसको भी हम कितने भागों अंदर विभाजित कर सकते हैं? 4 भागों अंदर विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? बाणगंगा बेसिन है, बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है और माही बेसिन है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मैप के अंदर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अरावली हमने देखा था, ये है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। कितना क्षेत्र है इसके अंदर? तो इसके अंदर क्षेत्र है ये यहाँ से लेकर अरावली से और फिर यहाँ से ये सारा का सारा क्षेत्र है, ये किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। इसको हम फिर कितने भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं? तो इसको हमें 4 भागों के अंदर विभाजित किया है। सबसे पहले बाणगंगा बेसिन, उसके बाद बनास का बेसिन हो जाएगा, उसके बाद माही नदी का जो बेसिन है, ये नदियों के नाम है, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा नदी का जो नदी का बेसिन है, और बनास बेसिन जो बनास नदी का क्षेत्र है, और माही बेसिन माही नदी का क्षेत्र है, और चंबल बेसिन ये चंबल नदी का बेसिन है। ये 3 बेसिन बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन ये तो किससे संबंधित है? गंगा नदी से संबंधित हैं, क्योंकि ये अपना जो पानी है वो गंगा नदी के अंदर छोड़ते हैं, गंगा नदी के अंदर गिराते हैं, और गंगा नदी ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती है। लेकिन जो माही नदी है ये अपना जल है ये अरब सागर के अंदर गिराती है। तो ये एक गंगा नदी से संबंधित नहीं है माही नदी बेसिन, बाकी तीनों गंगा नदी से संबंधित हैं। तो चलिए अब हम इनको पढ़ लेते हैं। ये हमने 4 देख लेते हैं बेसिन। उसके बाद जो क्षेत्रफल है इनका, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना आता है? राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का 23% क्षेत्रफल आता है, और राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या है उसकी 39% जनसंख्या है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर भी बसी हुई है। तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, या राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये हो जाएगा सबसे सर्वाधिक जनघनत्व इसी के अंदर पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन है ये राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला बेसिन हो गया। उसके बाद सेकंड है ये है बनास बेसिन। बनास बेसिन है, इसके अंदर कौन कौन सा? इसको हम 2 भागों अंदर विभाजित कर सकते हैं। बनास बेसिन का उत्तरी भाग उत्तरी बनास बेसिन, और दक्षिणी भाग दक्षिणी बनास बेसिन, 2 भागों अंदर विभाजित कर दिया। और उत्तर के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? इसके अंदर मालपुरा या करौली का मैदान आ जाएगा, और दूसरा जो दक्षिण के अंदर है ये मेवाड़ का मैदान आ जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो बनास बेसिन है इसके अंदर महत्वपूर्ण है ये खसगास। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खसगास है ये किस बेसिन के अंदर पाई जाती है? तो बनास बेसिन के अंदर पाई जाती है, जो मुख्य रूप से टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर के अंदर पाई जाती हैं।
ये घास है, ये यहाँ पर पैदा होती हैं और ये सुगंधित घास हैं जिसे इत्र बनाया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड बेसिन, चंबल बेसिन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मुख्य विशेषता क्या है इसकी? चंबल बेसिन है, इसकी मुख्य विशेषता है कि ये जो उत्खात स्थलाकृति है बीटी, ये इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती हैं। बीहड़ क्षेत्र जिसे बोलते हैं हम, बीहड़ बोलते हैं। ये जो चंबल नदी है इसके अवनालिका अप्रदन द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो इनके बारे में देखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं माही बेसिन, जिसके अंदर 56 का मैदान स्थित है। माही बेसिन के अंदर 56 का मैदान स्थित है, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच है फैला हुआ क्षेत्र है। उसका क्या बोलते हैं? 56 का मैदान बोलते हैं। नोट। राजस्थान का मैदानी भाग गंगा नदी बेसिन का हिस्सा। राजस्थान का जो मैदानी भाग है ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, लेकिन जो माही नदी है ये इसका हिस्सा नहीं है। माही नदी को छोड़ करके बाकी जो तीनों बेसिन है वो गंगा नदी बेसिन के हिस्सा है, लेकिन माही नदी इसका हिस्सा नहीं है। माही नदी अपना जल है ये अरब सागर के अंदर गिराती है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का जो चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठार या फिर हाड़ौती का पठार, ये राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलो आपको थोड़ा सा एक बार मैप देख लेते हैं। ये है हमारा चौथा भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके अंदर मैप के अंदर तो कोई देखने वाले कोई खास चीज़ें नहीं है। तो चलिए इनको हम पढ़ लेते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है चौथा राजस्थान का भौतिक प्रदेश। इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए चौथा भौतिक प्रदेश है जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का प्रदेश। इसके अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश, जो हाड़ौती पठार है इसके अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। और यह ज्वालामुखी जो क्रिया है इससे निर्मित प्रदेश है, यानी कि दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। दरारी उद्गार है, इससे लावा निकलता है और लावा के जमाव से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिससे हाड़ौती पठार बना है। और ये किस युग के अंदर ये हुआ था, इसका जमा हुआ था लावा का? तो ये क्रेटेशियस जो युग है इसके अंदर इसका निर्माण हुआ था हाड़ौती का पठार का। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये क्या है? ये दक्षिण पूर्वी जो पठार है इसके सहारे का जो क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं, यानी GBF बोलते हैं, जिसे महान सीमा ब्रश भी कहा जाता है। ये किस में स्थित है? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है या महान सीमा ब्रश है, ये किस पठार का हिस्सा है? तो ये दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। उसके बाद देखते हैं जो विंध्यन कंगार भूमि है, ये भी इसी के अंदर स्थित है, दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर। यहाँ पर बालुआ पत्थर जो है ये अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। बलुआ पत्थर बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। इसका विस्तार जो विंध्यन कंगार भूमि है इसका विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है? तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से लेकर के, निम्बाहेड़ा जो चित्तौड़गढ़ है यहाँ से लेकर के सासाराम जो बिहार है यहाँ तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? विंध्यन कंगार भूमि का विस्तार है। और उसके बाद देख लेते हैं हम दक्कन का पठार है। यहाँ पर सलेटी पत्थर पाया जाता है। तो सलेटी पत्थर किससे संबंधित हैं? तो दक्कन के पठार से संबंधित हैं। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हैं, इसके कुछ अन्य भाग, यानी अन्य कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग हैं जिनको हमको ध्यान के अंदर रखना है। जैसे हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं इससे संबंधित कौन कौन सा क्षेत्र हैं या कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और इसके बारे में ये क्षेत्र हैं। तो इसके महत्वपूर्ण हैं ये भी सारे के सारे। इसके अंदर है अर्धचंद्र का जो पहाड़ियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं? दक्षिण पूर्वी पठार से संबंधित हैं। नदी निर्मित जो मैदान है ये किससे संबंधित हैं? इससे संबंधित हैं। शाहबाद उच्च भूमि किससे संबंधित हैं? जो दक्षिण पूर्वी पठार से संबंधित हैं। झालावाड़ उच्च भूमि किससे संबंधित हैं? दक्षिण पूर्वी पठार से। गंगदर क्षेत्र है या प्रदेश है ये किससे संबंधित हैं? तो ये भी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित हैं।
उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु। अब राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंदर ही जो सेकंड टॉपिक दिया हुआ था छठी क्लास के अंदर, सिक्स क्लास के जो छठी क्लास का 6 अध्याय है, उसमें राजस्थान की जलवायु को अंदर और बता रखा था। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जलवायु के बारे में। तो जलवायु, अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं वातावरण। सबसे पहले हम देखते हैं वातावरण। वातावरण क्या है? तो वातावरण के अंदर विभिन्न तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और पवन प्रणाली। इन वायुदाब, आर्द्रता, तापमान, पवन प्रणाली, इन सभी का सामूहिक रूप है ये वातावरण कहलाता है। और इन सभी का जो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन प्रणाली है, इन सभी का जो अल्पकालीन जो दशाएं होती है, अल्पकालीन दशाएं, इनको क्या बोलते हैं? हम इन्हें मौसम बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है मौसम किसे बोला जाता है? तो तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और पवन प्रणाली का अल्पकालीन जो दशाएं होती है उन्हें हम मौसम बोलते हैं। और इन्हीं की दीर्घकालीन जो दशाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं? तो इन सभी की मिलाकर के दीर्घकालीन दशाएं होती हैं, इन्हें जलवायु बोलते हैं। अल्पकालीन दशाएं तो जैसे 2-4 घंटों के लिए होती हैं, और दीर्घकालीन जो दशाएं होती हैं वो कुछ टाइम यानी 2-3 महीने या 4 महीने 10 महीनों के लिए होती है। उनको क्या बोलते हैं? उन्हें दीर्घकालीन दशाएं बोलते हैं। तो वो जो दीर्घकालीन दशाएं होती है वो उन्हें जलवायु बोलते हैं। अल्पकालीन दशाएं होती है वो मौसम कहलाती है। तो चलिए आगे देखते हैं जलवायु। जो जलवायु है इनको प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हैं जो अक्षांशीय स्थिति हैं, ये जलवायु को बहुत अधिक मात्रा के अंदर प्रभावित करती हैं। यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो जो 0 डिग्री अक्षांश है उस पर तो बहुत अधिक मात्रा के अंदर गर्मी प्राप्त करता है। लेकिन जो 23 डिग्री है उसके अंदर उस जो 0 डिग्री है उससे उसकी मात्रा में कम, वहाँ पे जो 23 डिग्री है वो कम तापमान ग्रहण करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है अक्षांशीय स्थिति। समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि समुद्र तल से अगर ऊंचाई अधिक होगी वहाँ पर गर्मी कम होगी। और इस प्रकार जो समुद्र तल से ऊंचाई है ये भी इनको प्रभावित करती हैं। और ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर जो बादल होते हैं ऊंचाई से वो टकरा करके यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करते हैं। और उसके बाद देखते हैं समुद्र तल से दूरी, यानी समुद्र तल है ये भी बहुत अधिक मात्रा में, समुद्र तल से दूरी है ये भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं जलवायु को। क्योंकि जहाँ पर समुद्र होते हैं वहाँ पर बहुत आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और समुद्र से दूरी होगी तो वहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इतनी अधिक नमी नहीं होती है। समुद्र होता है वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और दूरी होगी तो वहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होगी तो उतना नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि जिस क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक वनस्पति बहुत अधिक मात्रा के अंदर होती हैं वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की मात्रा या फिर गर्मी उतनी अधिक नहीं होती। लेकिन जैसे पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। उसके बाद देखते हैं धरातल की स्थिति या प्रकृति। धरातल है वो अगर रेतीला धरातल होगा तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा और जल्दी वो गर्म हो जाएगा, और अगर पथरीला होगा तो वहाँ पर धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे गर्म होता है। उस प्रकार धरातल की जो स्थिति हैं, प्रकृति हैं, ये भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। पर्वत की दिशा जो मेन रूप से अरावली है ये भी जलवायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। जैसे अरब सागरीय जो मानसून होता है वो अरावली के सारे निकल जाता है, क्योंकि उसकी जो दिशा है वो अरावली के समांतर है। इस कारण जो उससे अधिक मात्रा के अंदर वर्षा नहीं होती है, नाम मात्र की वर्षा होती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो अरावली से टकरा करके बहुत अधिक मात्रा के अंदर राजस्थान में वर्षा करता है। तो उसका बाद देख लेते हैं मानसूनी हवाएं। मानसूनी ये हवाएं होती है ये भी बहुत अधिक मात्रा के अंदर जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो अब इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। जैसे अक्षांशीय स्थिति है, उपोष्ण कटिबंध के अंदर स्थित हैं।
राजस्थान है, अधिकांश राजस्थान ये उपोष्ण कटिबंध के अंदर स्थित है। और जो राजस्थान का दक्षिणी भाग जो उष्ण कटिबंध के अंदर आता है, जबकि शेष भाग है राजस्थान का उपोष्ण कटिबंध के अंदर स्थित है। उसके बाद हम नंबर देख लेते हैं। राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। राजस्थान की कैसी जलवायु पाई जाती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। राजस्थान के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो राजस्थान के अंदर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है ये। आगे देखते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 सेंटीमीटर जो तापमान है ये कम होता है। अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 165 मीटर पर 1 सेंटीमीटर जो तापमान है ये कम होता जाता है। उसके बाद देखते हैं राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग निकटवर्ती स्थलों की अपेक्षा कम तापमान प्राप्त करता है। राजस्थान का दक्षिणी भाग है, यहाँ पर वनस्पति बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है और इसी कारण यहाँ पर तापमान कम प्राप्त होता है। और जो राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर वनस्पति बहुत कम मात्रा के अंदर पाई जाती हैं, तो वो गर्मी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं, या तापमान अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे माउंट आबू है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत अधिक है, तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा बहुत कम तापमान प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं समुद्र तल से दूरी। जो भाग तटीय क्षेत्र में होते हैं वहाँ सम जलवायु होती हैं, तथा जो भाग आंतरिक होते हैं वहाँ विषम जलवायु होती है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। आंतरिक भाग की जलवायु पर महाद्वीपीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति यानी प्राकृतिक जो वनस्पति है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी सर्वाधिक तापांतर है, ये किस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, सर्वाधिक तापांतर है वो जो जैसलमेर जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर देखा जा सकता है। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर यानी वर्ष भर का जो तापांतर है वे चूरू के अंदर देखा जा सकता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में रहता है और दैनिक तापांतर जैसलमेर के अंदर रहता है। वनस्पति की अधिकता, वनस्पति के जहाँ पर अधिकता होते हैं वहाँ आर्द्र जलवायु मंडल पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं धरातल देख लेते हैं। धरातल की जो प्रकृति है यानी वनस्पति की न्यूनता, जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर कैसी धरातल की प्रकृति है, तो यहाँ पर वनस्पति की न्यूनता है, रेतीला धरातल है, पथरीला धरातल और शुष्क वायुमंडलीय स्थिति है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पर्वत की दिशा व मानसूनी हवाएं, एक साथ पढ़ लेते हैं दोनों को। पर्वत की दिशा व मानसूनी हवाएं यानी ऋतु है, कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो राजस्थान या मतलब कि पूरी जो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी ऋतु होती हैं, तो 3 प्रकार की ऋतु होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु होती है, ये 2 प्रकार की होती हैं, शरद ऋतु और शीत ऋतु। शरद ऋतु होती है और दूसरी शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु है, ये मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक जो स्थिति बनी रहती है वो ग्रीष्म ऋतु की रहती है, जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है और वर्षा भी काफ़ी प्राप्त होती है। उसके बाद होती है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी होती है। उसके बाद होती है वर्षा ऋतु, जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, जो मध्य जून से लेकर के सितंबर के मध्य की स्थिति होती है। उसके बाद होती है शरद ऋतु, ये मध्य सितंबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक स्थिति बनी रहती है। उसके बाद होती है शीत ऋतु, ये मध्य दिसंबर से लेकर के मार्च तक स्थिति बनी रहती है, उसे शीत ऋतु के अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु, यानी तापमान अधिक और वायुदाब न्यून रहता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। और इसकी ग्रीष्म ऋतु के अंदर ही क्या चलती हैं, तो लू क्या होती हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, यानी ये गर्म व धूल भरी हवाएं होती हैं। ये स्थानीय हवाएं हैं जो किसी स्थान विशेष के अंदर चलती है, जो गर्म व धूल भरी हवाएं चलती है, आंधी चलती हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें लू बोलते हैं। जो मुख्य रूप से किसके अंदर चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु के अंदर चलती हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो लू है
स्थानीय हवाएं लू ये किस ऋतु के अंदर प्रभावित होती हैं या किस ऋतु के अंदर चलती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर चलती हैं। उसके बाद देखते हैं आगे बबूलिया। बबूलिया क्या होता है? बबूलिया ये पश्चिमी राजस्थान में बनने वाला स्थानीय चक्रवात है, जिसे क्या बोलते हैं हम? बबूली बोलते हैं। और ये न्यून वायुदाब का केंद्र होता है, न्यून वायुदाब का केंद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं? बबूलिया बोलते हैं। आंधिया। अब हम आंधिया के बारे में पढ़ते हैं। आंधिया क्या होती है? यही धूल भरी हवाएं होती हैं। अब हम आंधिया ये धूल भरी हवाएं होती हैं जो बहुत अधिक तेज वेग के अंदर चलती हैं। और उसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूनतम आंधिया किस जिले के अंदर चलती है। तो यह न्यूनतम आंधिया झालावाड़ के अंदर चलती है, जो मात्र 3 दिन ही चलती है। और सर्वाधिक आंधिया किसके अंदर चलती हैं? सर्वाधिक आंधिया श्रीगंगानगर जो जिला है, यहाँ पर सर्वाधिक आंधी चलती है, जो 27 दिन तक चलती है। यानी जो आंधियों की जो स्थिति है वो किस दिशा के अंदर बढ़ती जाती हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आंधियों की स्थिति किस दिशा के अंदर बढ़ती है राजस्थान में, तो वह दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ती जाती है। उसके बाद देख लेते हैं तापांतर। पश्चिमी राजस्थान के अंदर अधिक तापांतर पाया जाता है। पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में तापांतर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसके ये कारण है कि अल्प वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं, रेतीला धरातल यहाँ पर हैं, और मेघ मुक्त आकाश हैं, यानी आकाश साफ रहता है और जो जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। ये इसकी विशेषता होती है, मेघ मुक्त जो आकाश होता है उसकी। रेतीला धरातल होता है, यानी रेतीली जो रेत होती है, रेत जल्दी ठंडी भी होती है और जल्दी गर्म होती है अत्यंत। आगे देखते हैं नोट। अब हम नोट देख लेते हैं। दक्षिण राजस्थान में तापांतर कम देखे जाते हैं, क्योंकि दक्षिण राजस्थान है, इसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है और इसी कारण यहाँ पर तापांतर कम रहता है। अब हम देखते हैं सबसे ठंडा व गर्म जिला कौन सा है। सबसे ठंडा व गर्म जिला है वो भी चूरू है। ये सबसे ठंडा भी है, सबसे गर्म भी है। जो रेतीला मरुस्थल होता है ना, उसकी विशेषता है। ये जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक तापांतर दैनिक तापांतर है, ये जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, तो यहाँ पर प्रभावित होती हैं। उसके बाद सेकंड जो ऋतु है वर्षा ऋतु, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्षा ऋतु ये मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक प्रभावित होती हैं। मध्य सितंबर तक स्थिति बनी रहती है, वो है वर्षा ऋतु की स्थिति रहती है। मानसून, यहाँ पर मानसून आता है, वर्षा ऋतु के अंदर मानसून आता है। अरबी भाषा के अंदर ये मौसम शब्द होता है, उससे बना हुआ शब्द है। कौन सा? मानसून जो शब्द है ये मौसम से बना है, अरबी भाषा का शब्द है ये मौसम। और मौसम का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऋतु बदलते ही हवाओं की दिशा बदलना, ये इसका अर्थ होता है कि मौसम है, इसका अर्थ होता है ऋतु बदलते ही हवाओं की दिशा बदलना। आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी जो मानसून आता है उससे होती है। और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इसको हम 2 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो ये हो जाएगा अरब सागरीय मानसून, अरब सागर की शाखा, और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब हम देखते हैं राजस्थान में अरब सागर की शाखा देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान में अरब सागर की शाखा से कम वर्षा प्राप्त होती है। क्यों कम? जो अरब सागर की शाखा है इससे राजस्थान में कम वर्षा प्राप्त होती है। इसका कारण क्या है कि जो अरावली की जो दिशा है वो अरब सागर के जो मानसून है इसके समांतर होने के कारण यहाँ पर कम वर्षा प्राप्त होती है। अरब सागरीय हवाएं, अरब सागरीय हवाएं ये अरावली के समांतर निकल जाती हैं। और दक्षिण राजस्थान व दक्षिण पश्चिमी भाग ही कुछ वर्षा अरब सागर की मानसून से प्राप्त करता है। यानी कि जो सिरोही का जो क्षेत्र है यानी माउंट आबू है, यहाँ से कुछ मात्रा के अंदर अरब सागरीय मानसून टकराता है और यहाँ पर वर्षा करता है, जिस कारण कुछ जो क्षेत्र हैं यानी दक्षिणी पश्चिमी जो कुछ क्षेत्र यहाँ पर वर्षा प्राप्त करता है।
अरब सागरीय मानसून है, इससे कौन सा क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो क्षेत्र है ये वर्षा प्राप्त करता है। इसके बाद देखते हैं अब बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा प्राप्त होती है इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो अरब सागरीय मानसून से प्राप्त कम होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। राजस्थान का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि राजस्थान का पश्चिमी भाग में कम वर्षा प्राप्त होती है या फिर ना के बराबर प्राप्त होती है, क्योंकि अरावली है राजस्थान के बीचों बीच ये अरावली स्थित है और इधर से ये बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है जो अरावली से टकराता है और इधर जो पूर्वी राजस्थान है इसके अंदर वर्षा करता है। लेकिन वो जो पश्चिमी राजस्थान है ये पश्चिमी राजस्थान अरावली के या फिर मानसून के वृष्टि प्रदेश के अंदर आता है, जिस कारण यहाँ पर वर्षा प्राप्त नहीं होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा प्राप्त होती है। इसका कारण क्या है कि ये वृष्टि प्रदेश के अंदर स्थित हैं। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी प्राप्त होती है? तो 57.51 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। औसत वर्षा है ये 57.51 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, औसत वर्षा। वर्षा के दिन कितने हैं? राजस्थान के अंदर वर्षा के दिन 29 हैं, यानी कि जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए उस दिन को हम क्या बोलते हैं? वर्षा वाला दिन बोलते हैं। यानी 0.25 सेंटीमीटर जिस दिन वर्षा हो गई वो कौन सा हो गया? वो वर्षा वाला दिन है। अब न्यूनतम वर्षा कहाँ पर प्राप्त होती है? तो जैसलमेर के अंदर न्यूनतम वर्षा होती है, यानी केवल 5 दिन जैसलमेर के अंदर वर्षा होती है। आगे देखते हैं। जैसलमेर में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक है, जबकि झालावाड़ के अंदर जो वर्षा की परिवर्तनशीलता बहुत कम है। इसलिए झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है और जैसलमेर के अंदर न्यूनतम वर्षा होती है। अब हम देखते हैं राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। यानी कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व से आप उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे वर्षा के अंदर कमी आएगी। यानी सर्वाधिक वर्षा ये कहाँ पर प्राप्त होती है? झालावाड़ के अंदर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, 40 दिन यहाँ पर वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो वो माउंट आबू है जो सिरोही के अंदर स्थित है, और जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है। उसके बाद मानसून का लौटना, मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून का निवर्तन किसे कहते हैं? तो ये मानसून के लौटने को कहते हैं। ये कब होती है घटना? ये अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। इस टाइम में मानसून वापस लौट जाता है और लौटते समय मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। लौटता हुआ मानसून है उससे राजस्थान के अंदर वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अरावली के समांतर है। अब हम देखते हैं आगे। शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा है, शीत ऋतु के अंदर यानी सर्दी का जो मौसम होता है उसके अंदर जो होने वाली जो वर्षा है उसे क्या बोलते हैं? तो माउट बोलते हैं। जो गेहूं की जो फसल है, गेहूं की फसल इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? माउट को गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। और इसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती वर्षा। इसी को ही माउट को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। जो भूमध्य सागर से विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और ये विक्षोभ है इन्हीं के द्वारा राजस्थान के अंदर जो वर्षा की जाती है इसे हम बोलते हैं माउट। तो माउट वर्षा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर से उत्पत्ति होती है। और ये किस चक्रवात से ये वर्षा होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से इसकी वर्षा होती है, जिसे दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं। तो चलिए आज का सेशन हमारा
यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद बस हो गया, ये हमने पहले ही पढ़ लिए थे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा सेशन था आपका आज का, और ये 6